हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और मैं हूं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं 11th क्लास के लिए एक और दमदार सेशन लेकर, एक और मजेदार, एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन लेके, जहां पर पिछले ही सेशन का कंटिन्यूएशन पार्ट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने लोग नहीं जानते, जितने लोग पहला ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बता दूं क्लास 11th केमिस्ट्री का हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर का ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, आप जाकर देख सकते हो, जिसमें मैंने बेसिक चीज बताई थी, इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा बताया था। हालांकि मोल कॉन्सेप्ट जो होगा वो इसके अगला लेक्चर में हम डिटेल में स्टार्टिंग से फिर से पढ़ने वाले, लेकिन जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो मैटर होता है, वो क्या होता है, उसको ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दिया हुआ है लेक्चर नंबर 1 का, उस लेक्चर नंबर 1 को आप पहले देखो। क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप सब्सटेंस को नहीं समझोगे। सब्सटेंस को समझने के लिए आपको मैटर क्या होता है वो समझना जरूरी है, तो उसके लिए वो पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम मैटर को ही आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे सम अदर पैरामीटर्स ऑफ मैटर। यानी कि हम यह बात करना चाहते हैं कि भाई मैटर की और कौन कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें जानना जरूरी होता है। मैटर क्या होता है ये पिछले वीडियो में देख लिया, मैटर की एक मेजरेबल प्रॉपर्टी हमने देख ली, मास की, मास क्या होता है मैटर का वो हम लोगों ने देख लिया था, और किस यूनिट में उसको नापा जा सकता है, या फॉर दैट मैटर यूनिट्स क्या क्या होती हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और मेजरेबल प्रॉपर्टीज, जिसको हम पैरामीटर्स कहते हैं, कि मैटर को लेकर कुछ और मेजरेबल प्रॉपर्टीज, कुछ और पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो उन पैरामीटर्स को यहां पर समझते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड थिंग जो आपको मिलती है आफ्टर मास, वो मिलता है वॉल्यूम। मैटर का वॉल्यूम या किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बेसिकली क्या होगा किसी भी सब्सटेंस का, अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो कोई भी मैटर या कोई भी सब्सटेंस कितनी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका वॉल्यूम हो जाता है। वो कितनी जगह को, स्पेस में अगर आप उसको रखो, उसको अगर आप कहीं भी एनवायरमेंट में रखो, एटमॉस्फेयर में रखो, तो वो कुछ जगह घेरेगा। जगह का मतलब ये नहीं कि टेबल पे रखा है तो तुम टेबल का एरिया गिनने लग जाओ, वो एरिया है। उसके ऊपर जो हवा का हिस्सा है वो भी तो घेर रहा है वो। जैसे कोई ऑब्जेक्ट तुमने रखा है, मान लो वो ऑब्जेक्ट सिलिंड्रिकल है, अब तुमने उस सिलेंडर को टेबल पे रख दिया, तो तुम ये मानोगे सर टेबल पर इतना एरिया वो घेर रहा है। हाँ, तो टेबल का तो उतना एरिया घेर रहा है, सही बात है, लेकिन उसके ऊपर हवा का जो हिस्सा है, हवा का जो एरिया है वो भी तो घेर रहा है। तो फिर वो एक्चुअली कितना एरिया घेर रहा है, पूरा कंबाइंड टेबल का एरिया, टेबल के सरफेस का एरिया और उसके ऊपर जो हवा का एरिया है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस कितनी जगह को घेरेगा, कितनी जगह को ऑक्यूपाई करेगा, वो उसका वॉल्यूम बताएगा, वो उसका वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम बेसिकली आप उसी को कहते हो। सो व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, amount of space which is occupied by a substance and it has the unit of length cube। ऐसा लेंथ क्यूब क्यों बोल दिया, पहले तुम ये समझो। हालांकि सबके एरिया अलग अलग होंगे डिपेंडिंग वो सब्सटेंस किस ज्योमेट्री का है, लेकिन मान लो अगर आपके पास क्यूब है, क्यूब कैसा होगा, परफेक्ट। अगर मैं क्यूब बनाऊं, यहां पर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं परफेक्ट क्यूब बनाऊं तो क्यूब कैसा होगा, ध्यान से सुनेंगे। ये क्यूब हो गया भाई आपका, ये बेसिकली एक क्यूब हो गया। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं पहले अपन, क्योंकि ये आपका बेसिकली एक क्यूब हो गया, ये आपका एक क्यूब बना दिया, ये मैंने क्यूब बना रहा हूं। ठीक है, अभी फिर देखेंगे, ये क्यूब बना रहा है। ठीक है, अब अगर इस क्यूब की बात करें, ये मैंने क्यूब बना दिया, ये क्यूब बन गया। ठीक है, ये अब आपका क्यूब बन गया। अब आप इस क्यूब को देखो तो इस क्यूब की अपनी एक लंबाई होगी, इस क्यूब की अपनी एक लंबाई होगी जिसको मैं L बोल देता हूं, L लेंथ है। इस क्यूब की अपनी एक चौड़ाई होगी जिसको मैं B बोल देता हूं, ब्रेड्थ बोल देता हूं, B ब्रेड्थ है। और इस क्यूब की अपनी एक ऊंचाई होगी जिसको मैं हाइट बोल देता हूं, और उसके लिए मैं इसको H से डिनोट कर रहा हूं, तो हाइट होगी। तो इस क्यूब की अपनी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो ये कितनी जगह घेरेगा, कुछ नहीं, इसका वॉल्यूम निकाल दो। तो वॉल्यूम विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट।
LBH, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट सेम होगी क्यूब के लिए, क्योंकि सबके डायमेंशन सेम होते हैं, तो इसलिए आप इसको L क्यूब बोल सकते हो, यानी कि लेंथ के हिसाब से ही सबको नाप सकते हो, एंड इट बिकम्स L क्यूब, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ L क्यूब। तो ये चीज हो गई इसका वॉल्यूम क्यूब का। अब इससे टोटल इतनी जगह घेरी है, टोटल अगर आप इसकी जगह घेरोगे तो पता करोगे तो इसने स्पेस में ये पूरी जगह घेरी होगी, ये जगह घेरी है इसने, ये पूरी जगह घेरी है, ये पूरी जगह घेरी है, इतनी जगह घेरी है इसने, इतनी पूरी जगह घेर रहा है। तो इस एरिया, इस वॉल्यूम को आप बोल दोगे कि इतनी जगह वो घेर रहा है, इसलिए ये इसका इतना वॉल्यूम है। तो स्पेस में L क्यूब के बराबर की वो जगह घेरेगा। और यूनिट बड़ी सिंपल है, क्योंकि लेंथ को मान लो आप सेंटीमीटर में नाप रहे हो, ठीक है, तो दूसरी लेंथ भी आप सेंटीमीटर में नापोगे, तो तीसरी लेंथ भी आप सेंटीमीटर में नापोगे, तो इसकी यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप क्यूबिक सेंटीमीटर भी कह सकते हो, या जिसको आप ml भी कह सकते हो, मिलीलीटर भी कह सकते हो। क्योंकि ये बात याद रखना, 1 ml जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन दे रहा हूं मैं यहां पर, 1 ml जो होता है बेटा वो 1 cc के बराबर होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, कुछ भी बोल दो, 1 ml उसके बराबर है। तो ये जो cc होगा बेसिकली सेंटीमीटर क्यूब में आप नापोगे, प्रोवाइडेड अगर ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको सेंटीमीटर में दी जाए। अगर मीटर में दी जाएगी तो मीटर क्यूब हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। और ml का मतलब ये होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml। मान लो कल को इस क्यूब को अपन खोखला कर देते हैं, खोखला समझ गए, हॉलो कर देते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं, बस इसका ऊपर का कवरिंग रखिए, अंदर खाली है पूरा। तो अगर कोई पूछे इसमें अगर कोई लिक्विड भरना है तो वो लिक्विड कितना आएगा, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो लिक्विड आएगा 1 ml, 1 ml लिक्विड आएगा। अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो 100 ml लिक्विड आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर है। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन आपको बहुत जगह यूज करना पड़ेगा फिजिकल केमिस्ट्री में, इसलिए आपको अभी से ये कन्वर्जन दे रहे हैं, दैट 1 ml इक्वल टू 1 cc विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम। और एसआई सिस्टम की अगर बात करोगे तो वॉल्यूम की यूनिट होगी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस यूनिट होती है, बट एसआई सिस्टम जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, सिस्टम फॉर इंटरनेशनल यूनिट्स का सिस्टम, वो सिस्टम जो एक्चुअली देखा जाता है उसमें लेंथ को मीटर में नापा जाता है। तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट बिकम्स मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हो जाएगा भैया मीटर क्यूब एसआई सिस्टम में, सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस सिस्टम में। तो मैं यहां लिख देता हूं यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन बोथ द सिस्टम्स, दिस इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन बोथ द सिस्टम्स। कौन सा सिस्टम, एक हो गया एसआई सिस्टम और एक हो गया सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम में यूनिट होगी मीटर क्यूब और सीजीएस सिस्टम में यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको सीसी भी कह सकते हो, इसको सीसी भी कह सकते हो, ठीक है। तो क्यूबिक सेंटीमीटर, ये ml में भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है, और ml में पता चल गया तो फिर लीटर में तुम्हें पता चल जाएगा। लीटर में प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए भाई, क्योंकि 1 ml जो होगा वो 10 की पावर -3 लीटर के बराबर होगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml है, तो 1 ml में 1/1000 लीटर यानी कि 10 की पावर -3 लीटर हो जाएंगे। संपट पड़ गई बात। ये कन्वर्जन्स बड़े इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लपक के टीप लो पहले, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। यहां पर देखेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और आगे चर्चा करते हैं और आगे बात करते हैं, ठीक है, डन। चलो, तो अल्टीमेटली अपन ने वॉल्यूम समझ लिया, और वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है भाई किसी भी मैटर, किसी भी सब्सटेंस का, क्योंकि जैसे आपको बोल दिया जाता है 500 ml ऑफ वाटर, तो वो एक्चुअली आपको पानी का वॉल्यूम दे रहे हैं। बिस्लेरी की एक बोतल जो है 20 रुपए की 1 लीटर पानी देती है, 1 लीटर पानी मतलब 1000 ml, तो 1000 ml पानी इसलिए है क्योंकि उसके अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब की बोतल का वो वॉल्यूम है। मतलब जो बिस्लेरी की बोतल है ना, आप देखो अगर बिस्लेरी की बोतल को मैं यहां बना पाऊं, तो यहां पर देखो अगर बिस्लेरी की बोतल अपन यहां बना पाए, 20 रुपए वाली बोतल है, तो कुछ ऐसी बोतल होती है, वो कुछ ऐसी बोतल रहती है, वो ये बिस्लेरी की बहुत ही वाहियात बोतल बन रही है, बट ठीक है, कुछ ऐसी बोतल रहती है बिस्लेरी की वो, ठीक है। यहाँ रिंग्स होते हैं, थोड़ा सा ऊंट घोड़े बने रहते हैं इस पर,
ठीक है। अब ये बिस्लेरी की 20 रुपए की जो बॉटल है, समझना इसको, ये 20 रुपीज की बॉटल है, तो इसमें लिखा रहता है दैट इट हैज 1 लीटर ऑफ वाटर, इट कंटेन्स 1 लीटर ऑफ वाटर। तो 1 लीटर पानी इसके अंदर है। अब 1 लीटर पानी है, इसका मतलब 1000 ml, क्योंकि 1 लीटर पानी मतलब 1000 ml ऑफ वाटर, तो 1000 ml ऑफ वाटर इसके अंदर है। और 1000 ml मतलब 1000 cc, 1000 cc मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इट इज बेसिकली 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर पानी का वॉल्यूम है। तो इसके अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी आया, मतलब 1000 ml पानी आया है। और वो क्यों आया है? क्योंकि इस बॉटल का वॉल्यूम 100% 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। मतलब ये बॉटल खोखली रहती है। बिस्लेरी की बॉटल में ऊपर ढक्कन है, ऊपर से आपका कवर है, और अंदर तो पूरा खोखली है जहां पानी भर दे, तो वो खोखली है। इसका मतलब इसका एक्चुअल वॉल्यूम जो स्पेस में जगह घेर रही है, वॉल्यूम ऑफ बॉटल, वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो वो इतनी जगह इसलिए घेर पा रहे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर ये जगह है, इसलिए इसके अंदर 1000 ml पानी आ रहा है। अब इसका जो वॉल्यूम है वो कैसे निकाला होगा? मान लो थोड़ी देर के लिए सिलेंडर है, हालांकि परफेक्ट सिलेंडर नहीं है, यहां से वो कवर हो गया और यहां का अपर सरफेस थोड़ा छोटा है, नीचे का सरफेस मोटा है। लेकिन अगर मैं इसको परफेक्ट एक सिलेंडर मान लूं, इसको परफेक्ट अगर मैं एक ऐसा सिलेंडर मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो कुछ नहीं होगा। इसकी अपनी रेडियस होगी जिसको मैं आर कहूंगा, इसकी अपनी एक हाइट होगी जिसको मैं एच कहूंगा। तो रेडियस ऑफ द बेस दिया है आर और हाइट दी है एच, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने पढ़ा होगा इतना, तो 10th क्लास में मेंसुरेशन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, तो दिस इज पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम होगा। दिस इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर से बेस का एरिया आ जाएगा, सर्कुलर बेस है तो, और उसके ऊपर हाइट कर दोगे तो एरिया आएगा, तो ये पाई आर स्क्वायर एच है। और अब इस बॉटल का अगर पाई आर स्क्वायर एच एरिया आ रहा है, तो वो इस केस में 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ रहा है। तभी 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी इसके अंदर आ रहा है, यानी कि 1000 ml पानी इसके अंदर आ रहा है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1000 ml। डन 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 डन, बात क्लियर हो गई सारी बातें? तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1000 ml के बराबर होता है। यानी कि अगर कोई वॉल्यूम किसी मैटर का 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, और अगर वो मैटर खोखला है, हॉलो है, तो उसके अंदर कोई भी लिक्विड भरोगे वो 1000 ml लिक्विड भरा जा सकता है, क्योंकि उस बॉटल का खुद का वॉल्यूम उतना ही था। डन है बात? वॉल्यूम इसलिए बहुत डिटेल तक समझना है अपने को भाई, वॉल्यूम को बहुत डिटेल तक समझना है। जब तक डिटेल पर नहीं जाओगे तब तक एडवांस तक नहीं पहुंच पाओगे। क्लियर हो गया? तो एडवांस कंसेप्ट को समझने के लिए डिटेल में जाना जरूरी है हर चीज के। सो दिस इज वॉल्यूम। और ये मैं एक समझो, ये मैंने एग्जांपल दे दिया तुमको, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू। तो ये मैंने तुमको क्या दे दिया? बेसिकली एग्जाम्पल दे दिया। लपक लिया इसको? फटाफट इसको क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे बात करेंगे। फिर स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो यहां पर देखेंगे आगे। नाउ देख लो, ये वॉल्यूम है, बताया तुमको। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे इनने बता दिया कि ये वॉल्यूम है एक का, तो एक जो इनने क्यूबॉइड दिखा रहे हैं ये, वो एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना बता रहे हैं? वो एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम बता रहे हैं 1 cc, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम बता रहे हैं। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 1 ml। यही चीज बताइए। और टोटल वॉल्यूम मान लो ऐसे छोटे छोटे कितने क्यूब्स है? 1000 क्यूब्स है। मान लो ऐसे ऐसे ये एक क्यूब है, ये बगल वाला दूसरा क्यूब है, ये बगल वाला तीसरा क्यूब है। तो ऐसे करते करते कितने क्यूब्स हैं पूरे थ्रू आउट? कितने क्यूब्स हैं यहां पर पूरी जगह पर? टोटल 1000 क्यूब्स है। टोटल क्यूब्स आर 1000 क्यूब्स। तो भैया जैसे ही 1000 क्यूब्स हो गए, मतलब टोटल वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। टोटल वॉल्यूम पूरे इस बड़े डब्बे का, पूरे इस बड़े क्यूब का वॉल्यूम कितना हो गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1000 ml। मतलब अगर कल को मैं इसको खोखला कर दूं, सिर्फ बाउंड्रीज को रखूं, अंदर के सारे क्यूब्स निकाल दूं, खोखला कर दूं, तो वॉल्यूम तो उतना अभी भी है। ऐसा था कि क्यूब्स थे तो उतने जगह घेर लिया, अब क्यूब्स नहीं है तो हवा है वहां पर। अब मैं उसमें पानी डाल सकता हूं, मतलब अब मैं इसको खोखला करके इसमें पानी डाल सकता हूं। तो इसमें कितना पानी आएगा? 1000 ml, यानी कि 1 लीटर, जो बिस्लेरी की बोतल में आता है 20 रुपए वाली में। तो ये 1 लीटर पानी इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। संपट पड़ गई क्या बात?
ये चीज समझना जरूरी है, वॉल्यूम को इतना डिटेल में समझना जरूरी है। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर है, और ऐसे 1000 क्यूब्स बने हैं। टोटल कितने क्यूब्स बने? 1000 क्यूब से ये बना है भाई। और अगर ये 1000 क्यूब से बना है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1000 ml, और जब 1000 ml हो जाएगा तो उसके अंदर जब खोखला करोगे तो उतना पानी भर सकते हो, मतलब 1 लीटर पानी भर सकते हो। यहां एक और कन्वर्जन है, अगर 1 लीटर देखोगे तो वो 1 dm क्यूब के बराबर है, ये भी याद रखना। हाँ, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर है तो क्या 1 मीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है? नहीं, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर है, बट 1 डीएम क्यूब जो होता है, डेसीमीटर का क्यूब जो होता है, वो 1 लीटर के बराबर होता है। तो सेंटीमीटर का क्यूब नहीं, डेसीमीटर का क्यूब अगर होगा, डीएम क्यूब जिसको आप बोलते हो, वो 1 लीटर के बराबर होगा। ठीक है, वो 1 लीटर के बराबर होगा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलेंगे। तो 1 डीएम क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। तो मेनली तो यही कन्वर्जन याद रखना, क्योंकि इसी में तुम्हारा पूरा खेल हो जाएगा। वैसे तुम दूसरे कन्वर्जन पे जाना ही मत, यही कन्वर्जन मैंने पहले भी दिया था, यहां पर भी दिया था, ये वाला, यही चीज को याद रखना है बस। ठीक है, चलो तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, बढ़िया ढंग से तुम्हारे नोट्स पूरे बनाते हुए चलेंगे। नोट्स को बनाने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, नोट्स को बनाने का टेंशन नहीं रहेगा, पूरे तरीके से बनाते हुए चलेंगे। चलो, नाउ टॉकिंग अबाउट डेंसिटी, नेक्स्ट पैरामीटर जो इसमें आता है बेटा, वो आता है डेंसिटी के बारे में, कि डेंसिटी क्या होती है। देखो, पिछले वीडियो में हमने मास पढ़ा था लास्ट में, इस वीडियो की शुरुआत हमने वॉल्यूम से करी थी। अगर हम दोनों को कंबाइंड कर दें, एक तरफ मास पढ़ा, एक तरफ वॉल्यूम पढ़ा। मास मतलब एक्चुअल कंपोजिशन जो मैटर की होती है, उसको हम टोटल मास के टर्म्स में बोलते हैं, कि टोटल कुछ मास है उसका। वेट नहीं, वेट मैंने बता दिया था वहां क्लियर, कि वो फिजिक्स में यूज होता है वेट। मास को जब आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो वो वेट बन जाता है। लेकिन उस बॉडी का जो कंपोजिशन है, चाहे वो किसी भी प्लैनेट पे ले जाओ, अर्थ पे, जुपिटर पे, मून पे, मार्स पे, कहीं पे भी ले जाओ, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, वो होता है मास। तो अपन ने मास पिछले वीडियो में पढ़ा है, बार बार कह रहे हैं अपन, अगर नहीं आपने ध्यान दिया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर लिंक दिया हुआ है पिछले वीडियो का, आप वहां पर जाकर कैच करो पहले उस वीडियो को, उसमें मास मैंने पढ़ाया है। और अभी इस वीडियो की शुरुआत अपन ने किससे करी है? वॉल्यूम से करी है। तो अब अपन दोनों को कंबाइन करके क्या पढ़ने वाले हैं? अब अपन पढ़ने वाले हैं डेंसिटी के बारे में। तो व्हाट इज डेंसिटी, पहले तुम समझ लो। डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज द मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। कितना मास यूनिट वॉल्यूम में उस मैटर का प्रेजेंट है। यूनिट वॉल्यूम मतलब आप एक यूनिट वॉल्यूम ले रहे हो, और उस यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब, आप यूनिट लोगे, लेंथ कोई सी भी चलेगी, बट उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। इसका मतलब होता है यूनिट वॉल्यूम। उस यूनिट वॉल्यूम में उस बॉडी का कितना मास है, अगर आप ये पता कर रहे हो तो आप डेंसिटी पता कर रहे हो। दैट इज यू आर कैलकुलेटिंग द मास प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, विच इज डेंसिटी। इसको घनत्व कहते हैं हिंदी में। तो वो सब्सटेंस की डेंसिटी बताएगा, मतलब वो एक चीज ये दिखाएगा कि यार सब्सटेंस कितना भारी है। नहीं तो क्या होगा, आप कंपेयर नहीं कर सकते। कोई बोले 2 सब्सटेंसेस से बताओ इनमें से कौन सा भारी है, तो ऐसे तुम हाथ पे फील कर सकते हो, बट हाथ पे तुम फील करोगे तो वो वेट होगा। लेकिन अगर तुम्हें मास उनका कंपेयर करना है कि कौन सा सब्सटेंस का मास ज्यादा है, तो आपको उनकी डेंसिटी पता होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि जो सब्सटेंस आपको भारी लग रहा है उसका आकार भी बड़ा होगा, और जो सब्सटेंस आपको मे बी हल्का लग रहा है उसका आकार छोटा होगा। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि यार ये ज्यादा मास का है, लेकिन फिर कोई आर्ग्यूमेंट करेगा कि यार ये तो इसलिए ज्यादा मास का है क्योंकि इसका आकार भी बड़ा है, और ये कम मास का है क्योंकि इसका आकार भी छोटा है। तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनके दोनों के यूनिट वॉल्यूम में उनका मास पता करना होगा। कि चलो एक काम करो, इसका शेप बड़ा है, इसका शेप छोटा है, तो हम एक काम करते हैं, सेम शेप्स पर ले आते हैं। सेम शेप्स मतलब सेम वॉल्यूम पे ले आते हैं। इसका वॉल्यूम अलग है, इसका वॉल्यूम अलग है, तो हम इसको बोलते हैं कि तुमको भी 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम पर देखते हैं, और तुमको भी 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम पर देखते हैं। और उस 1 मीटर क्यूब में तुम दोनों का कितना मास आता है, 1 मीटर क्यूब में कितना मास आता है, तो वो अगर हम पता करते हैं तो हम उसको डेंसिटी कहते हैं। और फिर जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी हम उसको कहते हैं भैया ये भारी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो वेट से कैलकुलेट करना तो एक अलग चीज है, लेकिन आप मास के दम पर बता सकते हो कि कौन सी चीज भारी है और कौन सी चीज हल्की है, तब जब आप उनके यूनिट्स को सेम रखोगे, उनके वॉल्यूम को सेम रखोगे, वॉल्यूम की यूनिट्स को सेम रखोगे। तो वॉल्यूम की यूनिट्स क्या रखोगे? 1 यूनिट वॉल्यूम रखोगे, या तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब। और वही चीज इस सब्सटेंस के साथ करोगे, या तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब, और उस वॉल्यूम में उनका मास पता करोगे। जैसे एग्जाम्पल देख लो, पहले एग्जाम्पल देख लो। मान लो मैंने अभी तुम्हारे सामने एक क्यूब बनाया था कि नहीं बनाया था? तुम्हारे सामने फिर से वो एक क्यूब बना देते। लो, परफेक्ट क्यूब बन जाए बस, अपन फिर से क्यूब बना देते। देखते हुए चलो। तो ये मैंने फिर से एक क्यूब बना दिया, ठीक है। चलो, ये मैंने एक क्यूब बना रहा हूं, ध्यान से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, ये क्यूब बना दिया मैंने, ध्यान से सुनना। इस क्यूब का कुछ वॉल्यूम है से वी सेंटीमीटर क्यूब या वी मीटर क्यूब। मीटर में ले लेते ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमको एसआई यूनिट में लेना चाहिए, ठीक है। हालांकि बहुत कम क्वेश्चंस होंगे जिसमें तुम्हें एसआई यूनिट दिया जाएगा। मैं ये भी बता दूं, जब तुम अपनी एनसीईआरटी ओपन करोगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस तुमको सीजीएस यूनिट में आएंगे। इसलिए कई बार पढ़ाते हुए सीजीएस यूनिट टीचर्स ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इज एसआई। तो हम एसआई यूनिट में ही समझते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो हम सीजीएस में स्विच कर जाएंगे। डन, ठीक है। सुनते हुए चलें। ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। इसकी अपनी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई होगी, ठीक है। चलो वो भी बता देते। लंबाई है L, चौड़ाई है B और ऊंचाई है H। और क्योंकि क्यूब है तो ये तो सेम ही होंगे, मतलब L B H 3 अलग वेरिएबल ना लिखते हुए L L L भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। क्यूबॉइड होता तो अलग लिखने पड़ते, क्यूब है तो सेम भी लिख सकते हो। तो चलो, वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। क्योंकि तीनों सेम है तो सम वॉल्यूम इट विल पोजेस एंड अज्यूम दैट इसका जो वॉल्यूम है, अज्यूम बेटा जो इसका वॉल्यूम है वो कुछ v सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है या v मीटर क्यूब आ रहा है, ऐसा ही में ले रहा है ना, तो v मीटर क्यूब आ रहा है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना आ रहा है? v मीटर क्यूब वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। इस क्यूब का जो मास है, मास ऑफ क्यूब, ये क्यूब कोई भी मैटर हो सकता है। इस क्यूब का जो मास है वो मैं मान लेता हूं इट इज m kg, इट इज m kg। m कोई वैल्यू होगी kg में, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 10 kg, वो कोई वैल्यू होगी, तो वो मैंने अभी फिलहाल m मान लिया। और ऐसे ही सेम v भी कोई वैल्यू होगी, 10 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब, ऐसी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो वो मैंने अभी फिलहाल v मान ली है, मतलब मेरे पास अभी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं इसको इन जनरल बता रहा हूं कि मैंने इसको v मीटर क्यूब बोल दिया और इसको m kg बोल दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, क्या मैं ये कह सकता हूं v मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, v मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब possess m kg ऑफ मास। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस क्यूब का v मीटर क्यूब का वॉल्यूम m kg मास पोजेस करता है, मतलब v मीटर क्यूब के पास m kg मास है, क्योंकि v मीटर क्यूब तो पूरा है ना, ये पूरा टोटल वॉल्यूम इज v मीटर क्यूब, राइट। और इस पूरे का अगर मास देखो, वेट नहीं, ग्रेविटी हटाओ, ग्रेविटी का कोई काम नहीं अभी केमिस्ट्री में, सिर्फ इसकी कॉम्पोजिशन को समझो, जिससे ये बना है उसका मास की बात करो। तो वो जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा, अर्थ पे, मार्स पे, जुपिटर पे, किसी भी प्लैनेट पे ले जाओ वो कांस्टेंट रहेगा। तो वो मास मैं बोल रहा हूं कि m kg है, तो मतलब v मीटर क्यूब में m kg मास है। अब मैं कहता हूं चलो v मीटर क्यूब में m kg मास है, तो यूनिट मीटर क्यूब में कितना होगा? यूनिट मतलब 1, v की जगह मुझे कितना चाहिए? 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब में कितना मास होगा? ये v नीचे आ जाएगा वहां पर, और नीचे आ गया तो इट बिकम्स m/v का मास होगा,
इतना केजी ऑफ मास होगा उस क्यूब का। किसमें होगा वो? 1 मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब में m/v केजी मास है। बस यही m/v केजी जो मास 1 मीटर क्यूब में है, इसी को मैं डेंसिटी कह रहा हूं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डेंसिटी। तो ये हो गई तुम्हारी डेंसिटी इस क्यूब की। घनत्व हिंदी में बोलते हैं इसको डेंसिटी। तो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज द मास, डेंसिटी इज द मास ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट्स यूनिट वॉल्यूम। इट्स द मास ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट्स यूनिट वॉल्यूम। तो अगर ये वॉल्यूम कल को 1 मीटर क्यूब हो जाए तो उसके 1 मीटर क्यूब में कितना मास होगा? क्योंकि 1 मीटर क्यूब में एम मास नहीं होगा, एम मास तो वी मीटर क्यूब में टोटल वॉल्यूम में, मतलब जो एम मास है वो सब जगह बटा हुआ है। एम जो मास है वो सब जगह बटा हुआ है बेटा, यहां पर यहां पर यहां पर सबका बटा हुआ मास है, तो टोटल मास वो एम निकल रहा है। तो फिर अगर 1 मीटर क्यूब अगर मान लो मेरे को ऐसा कुछ मिल गया, इसको मैं कह देता हूं 1 मीटर क्यूब, तो ये 1 मीटर क्यूब मुझे मिल रहा है, ये 1 मीटर क्यूब मुझे मिल रहा है। तो ये जो 1 मीटर क्यूब का जो मास है वो मेरे को डेंसिटी दे देगा, मास बाय वॉल्यूम। इससे पता चलेगा यूनिट वॉल्यूम से, क्योंकि पूरा एम केजी जो है ये तो टोटल मास है इस क्यूब का। तो मुझे टोटल मास नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1 मीटर क्यूब का मास कितना है। अगर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो जाए तो वी मीटर क्यूब में एम है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा? m/v। तो ये डेंसिटी बन गई। तो डेंसिटी का फॉर्मूला यहां से क्या आ जाएगा? m मतलब मास अपॉन v मतलब वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम कर दोगे तो आपको डेंसिटी आ जाएगी। ये डेंसिटी आ गई, ये डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। और यूनिट की बात करो तो मास की एसआई यूनिट क्या लिखी अपन ने? केजी। तो मास की एसआई यूनिट हो गई केजी, और वॉल्यूम की क्या लिखी है? मीटर क्यूब। तो दिस इज मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब एसआई यूनिट है। तो केजी पर मीटर क्यूब इस वॉल्यूम की एसआई यूनिट कहलाएगी। सीजीएस यूनिट होती तो ग्राम और सेंटीमीटर में लिख देते, तो इट बिकम्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सीजीएस यूनिट में ये हो जाता ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बट अभी अपन एसआई में चलते हैं, तो केजी पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी विच इज द एसआई यूनिट। संपट पड़ गई बात। यहां पर देख लो लिखा हुआ है, इट्स एसआई यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। यहीं पर मैं एक और चीज लिख देता हूं, सीजीएस यूनिट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी इट सीजीएस यूनिट। तो ये सीजीएस यूनिट हो गई। तो ऐसा यूनिट केजी मीटर पर मीटर क्यूब और सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लपक लिया क्या ये बहुत तेजी से? कोई डाउट तो नहीं है इसको? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से अपन ने डेंसिटी को डिटेल में समझा है। क्योंकि अपन ने मास और वॉल्यूम को डिटेल में समझ लिया था पिछले लेक्चर में। फिर बता रहा हूं, अगर मास को मिस आउट करके गए हो तो पहले वो पढ़ लो। फिर अपन ने किसकी बात करी? वॉल्यूम की, इस वीडियो की शुरुआत में। अब अपन ने दोनों को जोड़कर एक नई यूनिट को बनाया जिसको हम डेंसिटी कहते हैं। और मैं बता दूं, डेंसिटी डिराइव्ड यूनिट है। मास फंडामेंटल है, वॉल्यूम फंडामेंटल है, लेकिन डेंसिटी डिराइव्ड है। वॉल्यूम बेसिकली, वॉल्यूम आप ऐसा कह सकते हो वो भी डिराइव्ड है लेंथ से बेसिकली। तो लेंथ से वो डिराइव्ड है, लेकिन मास और वॉल्यूम से फिर हमने एक और डिराइव कर ली जिसको हम डेंसिटी कह रहे हैं, विच इज डेंसिटी। ठीक है, तो ये डेंसिटी हमने यहां पर पढ़ ली है। लपक के स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे और बात करते हैं और चर्चा करते हैं अपन। और इस वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पर भी अपन स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। तो ले लिया ये स्क्रीनशॉट। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं और अगले पैरामीटर की बात करते हैं। अगला पैरामीटर है टेम्परेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि आपको बात बात पे कहीं जगह पर आपको मैटर या सब्सटेंस का टेम्परेचर दिया जाएगा। आपको सब्सटेंस के साथ मेनली डील करना है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मैटर और सब्सटेंस में दोनों बोल रहा हूं ताकि आपको दोनों को समझाता हुआ चलूं। लेकिन सब्सटेंस एक टाइप के मैटर ही हैं जो केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर क्लासिफाइड हुए हैं। तो वो मैटर जो केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर क्लासिफाई होते हैं उन्हें सब्सटेंस कहते हैं। ये बात भी पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो क्या होगा, आपको कई बार किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर देंगे। आपको बोलेंगे अ गैस having this much of temperature, a water boils at this much temperature under this condition, a particular liquid is boiling with this much temperature। तो टेम्परेचर क्या होता है आपको इसको पहले समझना पड़ेगा, तब जाकर आप उस न्यूमेरिकल को समझ पाओगे या उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। टेम्परेचर क्या है बेसिकली, अगर सिंपल शब्दों में बोले तो कोई भी सब्सटेंस जो एक मैटर का ही टाइप है, कोई भी सब्सटेंस कितना गर्म है या कितना ठंडा है, कोई भी सब्सटेंस कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसको हम नापने के तरीका टेम्परेचर से बता सकते हैं। मतलब उसके टेम्परेचर से यह बात बता सकते हैं
कि कोई भी सब्सटेंस कितना गर्म या कितना ठंडा है, उस नाप को, उस मेजरमेंट को हम टेम्परेचर कह देते, टेम्परेचर। तो अंग्रेजी में द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। कोई भी सब्सटेंस कितना गर्म या कितना ठंडा है, उसकी उस डिग्री को हम टेम्परेचर कह देते हैं। तो दैट इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बेसिकली टेम्परेचर को 3 यूनिट्स में आप नाप सकते हो, क्योंकि इसको नापने की 3 स्केल्स बनी है। स्केल्स मतलब आप हर चीज को मेजर करने के लिए, एक रीडिंग लेने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो कहीं ना कहीं। जैसे लेंथ नापनी है तो आप इंची टेप का यूज करते हो, होता है ना, घरों में रखा होगा इंची टेप। आपको अपना वजन नापना है तो वेइंग मशीन का यूज करते हो। वैसे टेम्परेचर को नापने के लिए भी आप एक स्केल जो मार्केट में मिलती है आप उसका यूज करते हो, लेकिन वो स्केल होती है 3 टाइप की, जो 3 अलग अलग यूनिट्स पर टेम्परेचर को नापती है। पहली स्केल को हम बेसिकली सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल कहते हैं, और इसमें जब नापते हैं तो इसकी यूनिट को डिग्री सेल्सियस या डिग्री सी से डिनोट करते हैं। सेकेंड इज फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल जब इस पर नापते हैं तो हम इसको डिग्री एफ में डिनोट करते हैं। एंड द थर्ड इज केल्विन स्केल। जब इसको हम नापते हैं तो हम इसको सिर्फ केल्विन, इसमें डिग्री नहीं आती, सिर्फ केल्विन के से डिनोट करते हैं। ये 3 अलग अलग स्केल्स होती है, जिसमें जो केल्विन यूनिट होती है या जो केल्विन स्केल होती है, वो उसमें जो यूनिट निकलती है केल्विन, उसको हम एसआई यूनिट मानते हैं। सो दिस केल्विन इज द एसआई यूनिट। दिस केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो आप जितने भी न्यूमेरिकल्स देखोगे फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 11th में और 12th में, आपको टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड यूनिट जिसमें दिया जाएगा वो केल्विन ही दिया जाएगा। हाँ, कई बार होता है वो डिग्री सेल्सियस में दे देते हैं, बट हम जो फॉर्मूले पढ़ते हैं उसमें जहां जहां हम टेम्परेचर की वैल्यूज रखते हैं वो हम केल्विन में ही रखते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में आगे पढ़ोगे, जितने फॉर्मूलेस तुमको मिले हैं, जितने फॉर्मूलेस बने हैं, वो सारे फॉर्मूलेस तभी एप्लीकेबल होंगे जब आप टेम्परेचर को केल्विन में रखोगे। तो अगर तुमको क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में दिया जा रहा है या डिग्री फ़ारेनहाइट में भी दिया जा रहा है, तो प्लीज आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप आंसर डिग्री सेल्सियस में लेकर निकालते हो, आपका आंसर गलत आएगा। फ़ारेनहाइट में तो बहुत ही गलत आएगा। इसलिए आपको केल्विन में ही निकालना है, क्योंकि एसआई यूनिट इज केल्विन। और सारे फॉर्मूले जो केमिस्ट्री में बने हैं वो टेम्परेचर जहां जहां आएगा वहां वहां केल्विन में मानकर ही वो फॉर्मूले बनाए गए कि आप टेम्परेचर उसमें केल्विन में ही रखोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये आएगा कि सर अगर मान लो डिग्री फ़ारेनहाइट में आ गया क्वेश्चन या डिग्री सेल्सियस में आ गया, तो हाउ विल गोइंग टू कन्वर्ट दैट इनटू केल्विन? तो वो कन्वर्जन कैसे होगा केल्विन में, वो कन्वर्जन समझना बहुत जरूरी है, जिसको मैं समझाता हूं, समझते हुए चलेंगे। तो ऐसा यूनिट इज केल्विन, ये यहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। नाउ डिग्री फ़ारेनहाइट से पहले आप सेल्सियस में, मतलब पहले आप डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन देख लो। और ये रिलेशन बड़ा सिंपल है। डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू तब निकलेगी जब सेल्सियस वाले टेम्परेचर को 9/5 से मल्टीप्लाई करोगे और 32 ऐड कर दोगे। 9/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 32 ऐड कर दोगे। तो देखो यहां पर सिंपल सी कहानी है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस को कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट, क्वेश्चन वैसे आ सकता है, हालांकि हमें तो केल्विन में जाना है तो इनको आपस में कन्वर्ट करने का कोई फायदा नहीं है, बट कभी कोई फिरकी लेने के लिए पूछ सकता है फलाना डिग्री सेल्सियस है तो बताओ उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं तुमको फॉर्मूला दे देता हूं, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू होगी वो निकलेगी 9/5 से डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। 9/5 डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आए उसमें 32 ऐड कर दो। ये आपकी वैल्यू बन गई डिग्री फ़ारेनहाइट में। मतलब जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू थी वो अब कन्वर्ट हो गई डिग्री फ़ारेनहाइट में। बस आपको यह ध्यान रखना है। तो दिस इज द वैल्यू इन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ये वैल्यू आपको कन्वर्ट करना है। तो सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास 2 टेम्परेचर है, एक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अंडर 1 atm, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेयर कंडीशन मतलब 1 atm। 1 atm प्रेशर की यूनिट है। प्रेशर क्या होता है हम आगे चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिख दो तो काम हो जाएगा, नहीं, प्रेशर की कंडीशन भी बताओ एट 1 atm। हमें मालूम है वो कितनी होती है 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट इज 100, उस पर भी मैं आऊंगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं, तो लेट्स कन्वर्ट दिस 0 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। तो क्या करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या लिखेंगे 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस, जो क्या होगा 0 प्लस क्या कर देंगे 32। तो 9/5 से 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 से तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है, तो सिर्फ क्या बचेगा 32। तो यानी कि जो डिग्री सेल्सियस में 0 है वो एक्चुअली 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है फ़ारेनहाइट स्केल पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो 0 डिग्री सेल्सियस आपके 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। यह चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मुझे पता करना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में बोल रहा हूं, तो पहले डिग्री सेल्सियस में पता होना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 atm, 1 atm बोलना जरूरी है। क्यों बोलना जरूरी है मैं बताऊंगा अभी। तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो डिग्री सेल्सियस में कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो लेट्स कैलकुलेट किया 100 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा, फ़ारेनहाइट के हिसाब से कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए 9/5 से डिग्री सी वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। डिग्री सी की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जो आंसर आएगा उसमें 32 ऐड कर देंगे। तो यहां पर अगर देखें तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, देखते हुए चलेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है 5 1 बार और ये 20 टाइम्स, 20 × 9 इज 180 प्लस यहां कितना है 32, 180 प्लस 32 और 180 प्लस 32 कितना हो गया भाई 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना डिग्री 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो टोटल मिलाकर ये कितना आ गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। 100 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। कंसेप्ट क्लियर होता हुआ चल रहा है। तो ये कन्वर्जन्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करा, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करा। क्यों? क्योंकि करने को दिया जा सकता है। वैसे टेम्परेचर हमारा जो स्टैंडर्ड है वो केल्विन है, ये याद रखना। केल्विन में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो केल्विन का भी मैं कन्वर्जन अभी बताऊंगा, लेकिन अभी ये कन्वर्जन है कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस में किसी का टेम्परेचर पता है तो आप उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करोगे, वो चीज आपको यहां से बताई गई है। तो जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है 1 atm पर, वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब अगर इसको मैं ये समझूं कि यार हर 1 डिग्री राइज के लिए फ़ारेनहाइट में चेंज कितना आता है, समझना लॉजिक को। अगर मुझे ये पता करना है कि यार हर 1 डिग्री राइज का टेम्परेचर अगर होगा डिग्री सेल्सियस में, तो फ़ारेनहाइट में वो हर 1 डिग्री पर कितना चेंज होगा, तो उसको अपन समझते हैं। अपन यहां पर देखते हैं 0 डिग्री के लिए अपन ने निकाल लिया, ठीक है। चलो एक काम करते हैं 1 डिग्री के लिए निकाल लेते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो 1 डिग्री सेल्सियस पर कहानी क्या होगी, 1 डिग्री सेल्सियस पर कहानी क्या होगी, 1 डिग्री सेल्सियस पर क्या कहानी होगी 9/5 C प्लस 32, तो दैट बिकम्स 9/5 प्लस 32, और 32 प्लस 9/5, 9/5 मैं बता दूं ये आएगा 1.9/5 अगर आप करोगे तो क्या आएगा 5 1 ज़ा 5 एंड 4 बचेगा तो 1.8, दिस इज 1.8 प्लस 32, तो ये हो गया 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। अब तुम देखते जाओ 2 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना आएगा 9/5, 2 प्लस 32, 9/5 अभी तुमने देखा 1/8 1.8 होता है, 1.8 को दुगना कर दो तो 1.8 इंटू 2 और इस वैल्यू में 32 ऐड कर दो, तो 1.8 इंटू 2 इज 3.6 प्लस 32। बोलो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 35.6। मतलब हर बार तुम क्या कर रहे हो 32 में 1.8 ऐड करते जा रहे हो हर 1 डिग्री सेल्सियस राइज के लिए। पहले देखो 33, पहले 0 के लिए 32 आया था, 0 के लिए 32 आया था, ये देख लो
0 डिग्री सेल्सियस मतलब 32 में तुमने एक डिग्री बढ़ाया, जैसे 1 डिग्री, 0 डिग्री से 1 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट में 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया, 33.8, 1.8 बढ़ गया। फिर 2 डिग्री करा तो फिर 33.8 में 1.8 बढ़ गया, 35.6। एक और देख लो, 3 डिग्री सेल्सियस के लिए निकाल लो, 3 डिग्री सेल्सियस के लिए निकाल लो। देखो यहां पर 3 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, 9/5 इंटू 3 टाइम्स प्लस 32। 9/5 मतलब 1.8 का 3 गुना 5.4 होता है, उसमें 32 ऐड कर दो, तो 5.4 में 32 प्लस 5.4 इज 37.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आ गया। 1.8 ऐड हो गया यहां से यहां तक इसमें। तो इसका मतलब ये होता है फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर देयर विल बी 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज इन द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट। तो हर 1 डिग्री सेल्सियस जब आप राइज करोगे तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से वैल्यू बढ़ती जाएगी, 1.8 यूनिट से वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो 0 डिग्री पे 32 है, अब 1 डिग्री बढ़ाओगे तो यहां 1.8 बढ़ जाएगा, फिर 2 डिग्री बढ़ाओगे तो 1.8 बढ़ जाएगा, फिर 3 डिग्री बढ़ाओगे फिर 1.8 बढ़ जाएगा। हर बार पिछली वैल्यू से 1.8 बढ़ता जाएगा, पिछली वैल्यू से 1.8 बढ़ता जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो तुम इसको लिख भी सकते हो, तुम इस बात को लिख भी सकते हो। कैसे लिखोगे यहां पर, फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस rise in temperature in Celsius scale, rise in temperature in Celsius scale, in Celsius scale, there will be 1.8 degree rise in फ़ारेनहाइट स्केल, 1.8 डिग्री राइज इन फ़ारेनहाइट स्केल। और ये बड़ा की पॉइंट हो गया भाई। और शुरुआत होगी 32 से, याद रखना, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मिनिमम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से तो स्टार्ट करेगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर उसके बाद 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आप 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट में ऐड करते जाना, 1.8 प्लस 1.8 प्लस 1.8, जितनी बार आपने डिग्री सेल्सियस को 1 यूनिट से राइज किया हो। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्वेश्चन फिर इस तरीके के बन जाएंगे इस पर कि आपको डिग्री सेल्सियस में अगर दे देंगे तो आप उसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर लोगे, और वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। मतलब अगर मेरे को फ़ारेनहाइट में दे दिया तो मैं वापस डिग्री सेल्सियस में भी कर लूंगा, फॉर्मूले में ये सब फ़ारेनहाइट में यहां ले आऊंगा, डिग्री सेल्सियस यहां छोड़ दूंगा, वो भी मैं बता देता हूं। पहले तुम क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर ये फॉर्मूला हमने पूरा कर लिया, ये फॉर्मूला हमने पूरा कर लिया, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते, आगे बात करते। अगले पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, यहां पर अगले पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे, या ये भी स्क्रीनशॉट लेंगे भाई। यहां पर मैंने कुछ कन्वर्जन्स आपको बताए, ठीक है। फिर यहां पर अगले पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे। यहां पर मैंने ये बताया है कि हर 1 डिग्री सेल्सियस राइज पर आपका 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट में इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट में हमेशा इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज, उल्टा भी तो हो सकता है, आपको फ़ारेनहाइट में दे दे और डिग्री सेल्सियस में निकालना पड़ जाए, ठीक है। तो फॉर्मूले में वही चेंज करना है, देखेंगे यहां पर। तो कन्वर्जन ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट को अब सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो अभी तक तुमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? अभी तक का फॉर्मूला तुमने पढ़ा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये पढ़ा। अब इसको पूरा इंटरचेंज करके लिख दो, 5/9 फ़ारेनहाइट कर दो। मतलब पहले तो एक्चुअल में पहले क्या करो, ये 32 को यहां पर लेकर जाना पड़ेगा। तो पहले तो तुम डिग्री एफ माइनस 32 कर दो, तो ये हो जाएगा डिग्री एफ माइनस 32, ठीक है। और अब बच गया 9/5 डिग्री सी, तो इसको यहां ले जाओ तो ये बन जाएगा 5/9।
और डिग्री से वहीं रह गया, तो डिग्री से ही आ गया, ये इंटरचेंज करके आ गया, तो इट बिकम्स डिग्री f माइनस 32 इंटू 5/9। तो पहले यहां पर f में से 32 को माइनस करो, फिर जो आंसर आए उसको 5/9 से मल्टीप्लाई करो, ये चेंज है। यहां पर पहले क्या करते थे, डिग्री सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई करते थे और जो आंसर आता था उसमें 32 डिग्री ऐड करते थे, तो 32 ऐड करते थे तो डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाता था। लेकिन यहां पर 32 पहले माइनस करोगे, जो आंसर आएगा उसको 9/5 नहीं, पलट के लिखा है 5/9 से मल्टीप्लाई करोगे। अब तुम्हें अगर कंफ्यूजन होती है तो तुम तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद करके रखो, इसी से वहां एग्जाम टाइम पे बना लेना। ये तो दो वेरिएबल से तो x और y की जैसे वैल्यू निकालनी हो आप उसको निकाल लेना, ये आपके पास एक फॉर्मूला मैंने दे दिया, इस फॉर्मूले को याद करो, इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करके ये बनाना है। मैंने भी इस फॉर्मूले को कभी रटा नहीं है, ना तुमको बोल रहा हूं रटने को, रट्टाफिकेशन पे तो जाना ही नहीं अपने को। अपने को क्या करना है, अपने को ये फॉर्मूला मेनली थोड़ा ध्यान रखना है, इसको अपन तो इतनी प्रैक्टिस कर ली कि तो मतलब रटने वाली बात ही नहीं है, इसको तो घोट लिया भी अपन ने, समझ लिया है पूरे तरीके से, इसी को कन्वर्ट करके मैंने ये बनाया है। ठीक है, अब अपन इसको वेरीफाई कर लेते हैं, फ़ारेनहाइट में अभी मैंने निकाला था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 32 डिग्री निकला था, याद हो तो 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना निकला था एट 1 atm, ये बोलना जरूरी है, कितना निकला था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मुझे मालूम है सेल्सियस में कितना होता है 0 डिग्री, तो देखना है कि 0 डिग्री होता है कि नहीं होता फॉर्मूले में रख के, बट 32 डिग्री तो फ़ारेनहाइट में था, ये तो निकला था, तो कितना होगा देखो यहां पर डिग्री सेल्सियस का आंसर आएगा, f की जगह क्या रखना है 32 माइनस फॉर्मूले का 32 इंटू 5/9, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 32 माइनस 32 तो 0 हो गया, और 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो डिग्री सेल्सियस में 0 आ गया, तो इट इंप्लाइज इट्स 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट करस्पॉन्ड्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। एक और प्रूफ कर दो, यहां पर फिर से बोलो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 atm, ये 1 atm बार बार बोल रहा हूं, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर इसके बाद है, वो भी अपन को देखना है अभी, लेकिन ये 1 atm पर आ गए। ठीक है, तो 1 atm पर कितना होगा यहां पर देखेंगे। अब मुझे मालूम है ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट था, अभी निकाला था। हाँ, मुझे सेल्सियस में भी मालूम है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बट यही तो साबित कर रहा हूं अभी। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पता है, तो अब एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। बोलो डिग्री सेल्सियस में क्या करना पड़ेगा, जो भी फ़ारेनहाइट की वैल्यू है 212, उसमें 32 को माइनस करेंगे फॉर्मूले का, और जो आंसर आएगा उसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 212 माइनस 32 इज 180 आएगा ये, इंटू 5/9, बोलो कट पिट के क्या हो जाएगा, 9 1 टाइम्स 9 20 टाइम्स इज 180, और 20 इंटू 5 इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो आ गया भाई 100 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया। क्लियर हो गया। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। कुल मिलाकर एक ही फॉर्मूला है, उसी को चेंज करते हुए रहो इधर उधर। ठीक है, तो अगर आपको सेल्सियस दिया जाए फ़ारेनहाइट निकालना है तो ये यूज करना, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट दिया जाए और सेल्सियस निकालना हो तो फिर इसको चेंज करके ये कर लेना, ये फॉर्मूला याद कर लेना। क्लियर हो गई बात। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद करते हैं। यहां पर ये वाला पार्ट तो अपन ने ऑलरेडी देख लिया था कन्वर्जन्स में, ठीक है, और ये वाला पार्ट अभी क्लियर हो गया होगा। डन है बात। बाकी तुम लोगों ने इसका ये वाले पार्ट भी लिख लिया है, अगर नहीं लिखा है तो सब स्क्रीनशॉट एक साथ ले लो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और अभी इसका स्क्रीनशॉट भी लपक लो जल्दी से, ये भी लपक लो जल्दी से। ठीक है, ये याद रखना, अगर हर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में राइज कर रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट में 1.8 डिग्री राइज होता जाएगा फॉर एवरी 1 डिग्री राइज। और स्टार्ट होगा जहां 0 डिग्री सेल्सियस 0 से स्टार्ट होगा, तो फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होगा। ये बातें याद रखना, बाकी सब चीजें तुम्हें संपट पड़ जाएंगी। क्लियर हो गई ये चीज है। हाँ, लेकिन अब तीसरी बात, सर अल्टीमेटली तो खेलना केल्विन में, क्योंकि आपने बोल दिया एसआई यूनिट केल्विन में है, तो केल्विन स्केल सबसे बड़ी स्केल है, और सारे क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले बने हैं वो टेम्परेचर को केल्विन में ध्यान रख के ही बनाए गए।
तो अल्टीमेटली आओ केल्विन पर, तो केल्विन पर आ जाओ और केल्विन में कन्वर्जन बड़ा सिंपल है। पहली बात, कुछ बातें मैं पहले बताना चाहता हूं। जो केल्विन है, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, वो केल्विन आपकी एब्सोल्यूट स्केल बोली जाती है, एब्सोल्यूट स्केल। तो जो केल्विन स्केल है, जो स्टैंडर्ड यूनिट में टेम्परेचर निकालती केल्विन में, उसके लिए जो डिवाइस होता है उसको केल्विन स्केल बोलते हैं। इसको आप एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हो, क्योंकि एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स देती है आपको, एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट स्केल, दिस इज एब्सोल्यूट स्केल। और इसमें यह बोला जाता है कि हर डिग्री सेल्सियस राइज के लिए आपको 273 प्लस, हर डिग्री सेल्सियस के लिए अगर आपको केल्विन में आंसर निकालना है तो आपको उस डिग्री सेल्सियस में 273 का एडिशन करना होगा, तो यू विल गेट द वैल्यू इन केल्विन, यू विल गेट द वैल्यू इन केल्विन। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल है, मतलब अगर आपके पास कोई भी डिग्री सेल्सियस हो, आप उसमें 273 का ऐड कर दो, और इसमें भी प्रिसाइसली अगर मैं चलूं तो एक्चुअली वैल्यू होती है 273.15, प्रिसाइसली ये वैल्यू होती है, बट 0.15 को हम कैलकुलेशन पर्पस से इग्नोर कर देते हैं, तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं भाई 273, सिंपल 273 में भी काम हो जाएगा, बट एक्चुअल इट इज 273.15, इन रियलिटी इट इज 273.15। तो अब आपके पास जितना भी डिग्री सेल्सियस है, आप उसमें क्या करोगे, 273.15 को ऐड करोगे और आपको केल्विन में आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलते चलो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 atm, ये इंपॉर्टेंट है बोलना। कितना डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना निकलेगा, 273.15 प्लस 0, यानी कि केल्विन में कितना निकलेगा, 273.15 केल्विन, और यही होता है। तो इट इज 273.15 केल्विन, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ये केल्विन स्केल में इतना होता है, दिस इज कॉल्ड केल्विन स्केल। तो अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस को देखोगे केल्विन में, तो वो 273.15 केल्विन के बराबर आएगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है एट 1 atm। और फ़ारेनहाइट में कितना आ रहा था, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा था, माय मिस्टेक, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा था, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। डन। आगे एक और कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 atm कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू केल्विन। तो केल्विन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी डिग्री सेल्सियस आ रहा है उसमें 273.15 का ऐड कर दो। कितना डिग्री सेल्सियस है, 100, तो 100 को ऐड कर दो 273.15 में, यू विल गेट 373.15 केल्विन। तो ये कितना आ गया, 373.15 केल्विन। अब इसको कैलकुलेशन पर्पस पे आप 373 और इसको 273 भी बोल सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। 0.15 मैनेजेबल है, इग्नोरेबल है, आप इग्नोर कर सकते हो, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। तो ये 273 केल्विन पर 0 डिग्री सेल्सियस है और 373 केल्विन पर 100 डिग्री सेल्सियस है। और इसमें कुछ नहीं करना, डिग्री सेल्सियस में जितना राइज होगा केल्विन में भी उतना ही राइज होता जाएगा। मतलब आप अगर 1-1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो 1-1 केल्विन ही बढ़ेगा, क्योंकि तुम सीधा प्लस कर रहे हो, कोई एडिशन नहीं हो रहा। बेसिक इज 273.15, ये बेस वैल्यू है, इसमें ऐड करते जाओगे। तो 0 डिग्री से ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये 273.15 केल्विन पे हो रहा है, और 100 डिग्री पर ये 373 बन रहा है। तो मान लो अगर 1 डिग्री होता तो ये कितना हो जाता, 273.15 प्लस 1, 274.15। 2 डिग्री में 275, 3 डिग्री में 276, 10 डिग्री में 283, 20 डिग्री में 293, 25 डिग्री पे 298। जैसे जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है हमारे देश में, नॉर्मल टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं, रूम टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं, वो रूम टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस।
रूम टेम्परेचर बोल दिया 20 डिग्री सेल्सियस, तो क्या करोगे 20 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसमें 273.15 प्लस 20 कर दो, सीधा 293.15 केल्विन आ जाएगा, खत्म, ये केल्विन आ गया 293.15। तो हर एक डिग्री राइज के लिए एक केल्विन ही राइज होता है, कोई 1.8 नहीं बोलना। 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ेगा तो केल्विन में भी एक वैल्यू बढ़ेगी, और शुरुआत हुई थी 273.15 केल्विन से, जो 0 डिग्री से शुरू हुआ था। अब डिग्री में तो तुम माइनस में भी जा सकते हो, तो देखो ये भी देख लो, एक चार्ट और बता देता हूं। कहां से शुरुआत करी तुमने, 0 डिग्री सेल्सियस करस्पॉन्ड्स टू 273.15 केल्विन, ठीक है। अब अगर तुम 1 डिग्री सेल्सियस कर देते तो 274.15, अगर तुम 2 डिग्री सेल्सियस कर देते तो 275.15, अगर तुम 10 डिग्री सेल्सियस कर देते तो 10 ऐड कर देते 283.15 इस बेस वैल्यू में, ये 0 के लिए, क्योंकि अगर तुम 100 डिग्री सेल्सियस कर देते तो ये 373.15 केल्विन हो जाता, ठीक है। अब तुम पीछे जाओ, तुम -1 डिग्री सेल्सियस कर देते, टेम्परेचर तो माइनस में भी होता है ना भाई, तो -1 डिग्री सेल्सियस कर देते तो ये तुमको मिलता 272.15 केल्विन, एक कम हो गया। अगर तुम -2 डिग्री सेल्सियस कर देते तो ये हो जाता 271.15 केल्विन, समझ में आ रहा है। अगर तुम -10 डिग्री सेल्सियस कर देते तो ये हो जाता -263.15 केल्विन, समझ में आ रहा है। उस प्रकार अगर तुम यहां पर पहुंच जाते, ध्यान से सुनना, -273.15 डिग्री सेल्सियस, तो ये पूरा माइनस कंप्लीट हो जाता ना, -273 हो जाता यहां पर, और 273.15 -273.15 कितना आ जाता, 0 केल्विन। कितना आ जाता, ये 0 केल्विन आ जाता। सो दिस विल कम आउट टू बी 0 केल्विन। इस 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट 0 कहते हैं, क्योंकि ये वो टेम्परेचर है जो अभी तक धरती पर पाया गया है, या जहां तक साइंटिस्ट पहुंच पाए हैं। दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर 0 केल्विन, जो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा। बहुत कम टेम्परेचर है। मून पर भी जो उसका कोल्डेस्ट पार्ट होता है, वहां पर भी टेम्परेचर इससे ज्यादा होता है, ये उससे भी कम टेम्परेचर है, बहुत कम है। तो ये बहुत कम टेम्परेचर है जो अभी तक अचीव हुआ है, और वो एब्सोल्यूट 0 यानी कि 0 केल्विन के बराबर है। क्योंकि आप माइनस में जाते जा रहे हो ना, तो -1 -2 -3, तो ये कम होता जा रहा है केल्विन में, ये कम होता जा रहा है, ठीक है। यहां पर माइनस नहीं आएगा, यहां 263 आएगा, ये कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये कम 272, 271, 263, 253, 153, 53, 43, 33, एक टाइम आएगा ये 0 होगा। 0 कब होगा, जब डिग्री सेल्सियस में 273.15 आएगा। क्योंकि यहां पर तुम क्या करोगे, 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस का कितना है, -273.15, तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, तो ये भी -273.15 होगा, और ये पूरा कटकर 0 केल्विन आ जाएगा। तो ये केल्विन में दे रहा था, तो ये केल्विन में कितना आ गया, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन आ गया, विच इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको आप क्या बोलते हो बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि ये एब्सोल्यूट 0, सॉरी नॉट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो आप स्केल को बोलते हो, केल्विन स्केल को। दिस इज एब्सोल्यूट 0, ठीक है। मैंने बोला शायद 0 था, लिख टेम्परेचर दिया, बट दिस इज एब्सोल्यूट 0, इसको आप एब्सोल्यूट 0 कहते हो। तो एब्सोल्यूट 0 को याद रखेंगे भाई, क्यों, 0 केल्विन जो होता है वो एब्सोल्यूट 0 होता है। क्वेश्चन पूछते हैं तुम्हारे स्कूल के मार्ट साहब और मार्ट साहिबा का फेवरेट सवाल भी है ये भाई, कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट 0 किसे कहते हैं। तो एब्सोल्यूट 0 इज 0 केल्विन, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिस ऑल द टेम्परेचर व्हिच आर मेजर्ड इन केल्विन स्केल। So which are measured on Kelvin scale, all the temperatures are absolute temperatures, but absolute 0 is 0 Kelvin. ये बात याद रखना, ठीक है। तो एब्सोल्यूट 0 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। तो अब तुम लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुमको तीनों स्केल्स बता देता हूं। यहां तक तो अपन ने देख लिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो ये वाले पार्ट का, फिर ये वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यहां पर मैंने तुम्हें कन्वर्जन्स बताया कि हर एक डिग्री सेल्सियस के लिए केल्विन में कितना कन्वर्जन होगा, और याद रखना हर एक डिग्री सेल्सियस के लिए केल्विन में एक केल्विन का चेंज आएगा, सिर्फ 1 केल्विन का चेंज आएगा फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। हाँ, ये अब तीनों स्केल तुम्हारे सामने, ये केल्विन स्केल,
ये सेल्सियस स्केल, ये फ़ारेनहाइट स्केल। अब तुम यहां पर देखोगे हमने कंपेयर किया था 0 डिग्री सेल्सियस को, देख लो तो 0 डिग्री सेल्सियस जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 180 m, फ़ारेनहाइट पे वो 32 आया था, रिमेंबर लिखा होगा अगर तुमने नोट्स बनाए तो, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन स्केल पे 273.15 केल्विन, ये आ गया। 100 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 180 m, फ़ारेनहाइट पे याद करो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आया था 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल पर वही टेम्परेचर 373.15 केल्विन आएगा। 373 उन्हें राउंड फिगर में लिख दिया, वो भी चलेगा। 0.15 मैंने तुम्हें कहा था नेग्लिजिबल है, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों स्केल्स का आपने कंपैरिजन कर दिया तो तीनों स्केल्स में जो रीडिंग्स हैं वो अलग हैं, ठीक है, लेकिन जो डिग्री है ना उनके गर्म की या ठंडे की वो समान होती है। भले वो सेल्सियस पे 0 डिग्री आ रहा है, फ़ारेनहाइट पे वो 32 आ रहा है और केल्विन पे वो 273 आ रहा है, लेकिन वो जो ठंडक है वो ठंडक तो सेम ही होगी ना, फील तो सेम ही आएगा। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर के खेल में। कंसेप्ट क्लियर हो गया? यहां पर कोई डाउट तो नहीं है यहां पर टेम्परेचर को लेकर? इस तीनों स्केल का एक स्क्रीनशॉट कॉमनली और ले लो, फिर अपन और आगे बढ़ते। चलो अब आते हैं अपन बड़े लास्ट चीज पर, विच इज कॉल्ड प्रेशर। ये लास्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी है जिसको अपन नापते हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए, क्योंकि कई न्यूमेरिकल्स आपको फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें आपको प्रेशर किसी सब्सटेंस का दिया जाएगा, या वो सब्सटेंस जिस जगह पे रखा गया है उसका प्रेशर आपको दिया जाएगा। अब आप सोचोगे सर वो सब्सटेंस का प्रेशर दे दे, ये तो समझ में आता है, लेकिन वो सब्सटेंस जिस जगह पे रखा गया है आप उस जगह का प्रेशर भी बताना चाहते हो तो जगह के प्रेशर से क्या लेना देना है। अभी याद करो, मैंने जब पहले तुमको फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिखा था तो सब जगह मैंने एक बात लिखी थी, एट 180 m। पानी का उबलना 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है बिल्कुल अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जब एटमॉस्फेयर होता है तब ऐसा होता है, और एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब 180 m का प्रेशर, तो पानी 100 डिग्री पर बॉईल होगा। लेकिन अगर आप मान लो किसी हिल स्टेशन पे जाते हो तो हिल स्टेशन पर पानी आपका 100 डिग्री पर बॉईल नहीं होगा, क्योंकि जब आप किसी हिल स्टेशन पे पहाड़ चढ़ के कहीं गए हो अगर आप, तो भैया वो पहाड़ के ऊपर वायुमंडल का जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो 180 m नहीं है वहां। ये हमारे अर्थ के सरफेस पर 180 m है, लेकिन जब आप पहाड़ चढ़ के गए हो कहीं हिल स्टेशन पे तो वहां पर 180 m प्रेशर नहीं है। तो अगर वहां 180 m प्रेशर नहीं है तो पानी 100 डिग्री पर बॉईल नहीं होगा। वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सिर्फ 180 m पर है। या मान लो तुम समुद्र की गहराई पर चले जाओ, तुम बिल्कुल समुद्र की गहराई पर चले जाओ, वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और तुम जुगाड़ करो वहां पर पानी को बॉईल करने का, एकदम वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पहन कर जाओ, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके जाओ और स्कूबा डाइविंग करो और नीचे जाकर पानी को उबालने की जुगाड़ बनाओ, तुम देखना वह 100 डिग्री पर बॉईल ही नहीं होगा पानी, क्योंकि वहां 180 m का प्रेशर नहीं है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होना इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द प्रेशर इज 180 m। तो जहां पर पानी रखा है, जिस एटमॉस्फेयर में पानी रखा है, उस एटमॉस्फेयर की कंडीशन भी इंपॉर्टेंट होती है, और उस कंडीशन में एक कंडीशन प्रेशर बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, इसलिए प्रेशर बड़ा जरूरी है। तो प्रेशर का ये नहीं कि किसी सब्सटेंस का ही प्रेशर दे दिया, वो तो देंगे ही, आपको बोलेंगे न्यूमेरिकल में अ गैस एट 380 m प्रेशर, 80 m इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, मैं आऊंगा अभी इस पर। अ गैस, अ लिक्विड इज बॉइलिंग एट दिस मच विद दिस मच ऑफ प्रेशर, हीलियम गैस इज फिल्ड इन अ ट्यूब एट दिस मच प्रेशर। तो वो सब्सटेंस का प्रेशर तो देंगे, लेकिन वो कई बार जो सब्सटेंस जिस कंडीशन में रखा है उसका प्रेशर भी देंगे। वो कहेंगे लिक्विड इज बॉइलिंग एट अंडर दिस कंडीशन ऑफ प्रेशर, तो अंडर दिस कंडीशन ऑफ प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन उन्होंने बता दी, ठीक है। तो प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब प्रेशर क्या है, बेसिकली अपन को तो पता है, इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी सब्सटेंस का फोर्स जो उसके यूनिट एरिया पर लग जाए उसको हम प्रेशर कह देते हैं। तो इट्स अ फोर्स अपॉन एरिया, इट्स अ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। तो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज प्रेशर। फोर्स की यूनिट जल्दी बोलो, न्यूटन, और स्टैंडर्ड यूनिट एसआई सिस्टम में, और एरिया की एसआई यूनिट इज मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करके, मतलब लेंथ इंटू लेंथ करके एक तरीके से, और लेंथ की एसआई यूनिट इज मीटर, तो मीटर इंटू मीटर करके यानी कि मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी कह सकते हैं, जो प्रेशर की यूनिट देने वाले प्रथम साइंटिस्ट पास्कल के नाम पर रखा गया। पास्कल साइंटिस्ट जिनका नाम, जो साइंटिस्ट है जिनका नाम पास्कल है, उनके नाम, उनके सम्मान में यह नाम रखा गया पीए पास्कल,
तो आप ये भी कह सकते हो दैट 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का अगर प्रेशर लग रहा है तो दैट करस्पॉन्ड्स टू 1 पास्कल, तो वो 1 पास्कल के बराबर है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ठीक है, so generally ATM atmospheric pressure is used in chemistry and sometimes other units are also used। अब atmospheric pressure जो होता है वो 1 ATM होता है। ठीक है, atmospheric pressure जो होता है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। अब तुम बोलोगे सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे आया? भाई जहां तुम बैठकर मेरा ये वीडियो देख रहे हो उस रूम में या उस कमरे में या उस जगह पर एयर है, एटमॉस्फेयर में हो तुम तो एयर है, होगी डेफिनेटली, नहीं तो तुमने पढ़े आते अब तक वीडियो देखते देखते। ऑक्सीजन कहां से मिलता? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं कर रहे होते क्या? कर रहे होते ना, तो एयर है बहुत सारी आसपास, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन तो है ही, उसके अलावा भी कई एयर है, वो सब एटमॉस्फेयर बना रही है। वो एयर तुम्हारे सर के ऊपर, तुम्हारी खोपड़ी पर एक फोर्स लगा रही है। वो एयर, तुम्हारे एयर के मॉलिक्यूल्स है हवा ऐसे सर के ऊपर, मैं सर का एग्जांपल ले रहा हूं, लग तो पूरी बॉडी में रही होगी, यहां से सब जगह से, अभी मैं सर का एग्जांपल ले रहा हूं। तो सर के ऊपर जो एयर है वो तुम्हारी खोपड़ी पर एक फोर्स लगा रही होगी। तुम्हारी खोपड़ी का अपना एरिया है, तो कुछ एरिया में वो फोर्स लगा रही है। अगर उस खोपड़ी का यूनिट एरिया निकाल लूं मैं, तुम्हारी खोपड़ी का यूनिट एरिया निकाल लूं 1 मीटर स्क्वायर, विच इज यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर, 1 यूनिट दे दिया, और मीटर में क्यों ले रहा हूं, ऐसा यूनिट में लेना है। तो 1 मीटर स्क्वायर में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इज नोन एज प्रेशर। तो वो एटमॉस्फेरिक एयर के द्वारा लग रहा है, तो उस प्रेशर को मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह दूंगा। तो तुम्हारी खोपड़ी के 1 मीटर स्क्वायर में जितना फोर्स ऊपर की वायुमंडल की हवा लगा रही है, सारी हवाओं को मिला लो, वो सब मिलकर जो टोटल फोर्स लगा रहे हैं यूनिट एरिया पर, उसको मैं कह दूंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर। और वो वैल्यू नापी जाती है एटीएम में, एटमॉस्फियर्स में, जिसको हम 1 एटीएम कह देते। 1 एटीएम, और 1 एटीएम कुछ नहीं होता, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। यानी कि 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का फोर्स लगता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में। और यह नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन धरती के सतह पर सब जगह है। हां, तुम हिल स्टेशन चले जाओ तो वहां कम हो जाएगा प्रेशर, क्योंकि एयर कम है वहां पर, तो एयर का दबाव कम होगा। जैसे ऊपर जाते हो तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है ना, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन गैस होती है वहां पर। इसलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो क्लाइंब करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कैरी करते, क्योंकि उन्हें मालूम है वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, तो वहां प्रेशर कम होगा क्योंकि एयर ही कम है। तो एयर का जो फोर्स लगेगा वो भी कम लगेगा। जब मॉलिक्यूल जो फोर्स लगा रहे हैं वही कम है, तो फोर्स भी कम लगेगा। और समुद्र की गहराई तक जाओगे, स्कूबा डाइविंग करते जाओगे, तो मोर प्रेशर यू विल फील, क्योंकि वहां प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि वहां पानी का प्रेशर भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि वहां पानी भी एटमॉस्फेयर में, समुद्र की गहराई में। तो ये प्रेशर वेरी करेगा। तो समुद्र के धरती के सतह पर प्रेशर की वैल्यू सेम है, विच इज 1 एटीएम, विच इज 10⁵ पास्कल और 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कन्वर्जन है, लेकिन तुम्हें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली एटीएम में बोलना पड़ता है। ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ये एक और यूनिट में आता है जिसको अपन बार कहते हैं। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.02 बार। बार भी होता है, बट बार एक नई यूनिट आ गई, 1.02 बार। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.02 बार, 1.02 बार। क्लियर हो गया ये चीज? तो दीज आर डिफरेंट यूनिट्स। अगर 1 एटीएम की बात करें तो ये देखो 1.01325 लिखा है, अप्रोक्सीमेटेड एज 1.02 आप इसको बोल सकते हो, जिसको आप फिर भी 1 बार बोल सकते हो, क्योंकि 0.02 तो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब 0.02 का कोई इतना बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेट 1 बार भी बोल सकते हो। ये देखो 1.01325 बार 1 एटीएम। 1 एटीएम अगर आप देखोगे तो mm ऑफ Hg मर्क्यूरिक स्केल पर, mm ऑफ Hg मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। एक्चुअली प्रेशर को नापने के लिए एक डिवाइस आता है जिसको अपन मैनोमीटर कहते हैं। उस मैनोमीटर में एक यू शेप ट्यूब रहता है जिसमें मर्क्यूरी भरा होता है। करते क्या है कि जब जिस चीज का प्रेशर नापना है उसको मर्क्यूरी ट्यूब के एक एंड पे रखते हैं और मर्क्यूरी के डिस्प्लेसमेंट को नोट करते हैं। वो जो मर्क्यूरी लिक्विड भरा है ना, जैसी वो चीज लगाई आपने जिसका प्रेशर नापना है, तो वो मर्क्यूरी डिस्प्लेस हो जाता है। ऐसे मर्क्यूरी यू शेप की ट्यूब में रहता है, तो वो यू शेप की ट्यूब में ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो कितनी लेंथ डिस्प्लेस हुआ उस ट्यूब की, वो प्रेशर को नाप लेती है।
तो उसको बोलते हैं एमएम ऑफ एच जी, क्योंकि वो जो लेंथ डिस्प्लेस कर रहा है वो मिलीमीटर में कर रहा है। एमएम स्टैंड्स फॉर मिलीमीटर और एच जी मतलब मर्क्यूरी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे 760 एमएम ऑफ एच जी, जो 1 एटीएम के इक्वल होता है। तो अगर आप वो मैनोमीटर की एक ट्यूब जो ओपन एंडेड है उसको एटमॉस्फेयर एयर के पास लेकर जाओगे, वैक्यूम होगा पहले, तो वैक्यूम में तो 0 एमएम एच जी का डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेरिक एयर के मुंह पे लगा दिया, किसी जगह पे रख दिया जहां एटमॉस्फेरिक एयर है एनवायरमेंट में कहीं भी, तो वो 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी सरका देगी, जिसकी वजह से प्रेशर आएगा 760 एमएम ऑफ एच जी। इसको आप 760 टॉर भी कह सकते हो, 760 टॉर। इसका मतलब ये हो गया कि जितना एमएम ऑफ एच जी में होगा उतना ही टॉर में होगा, इसलिए 1 एमएम एच जी इज इक्वल टू 1 टॉर। तो आप ये कह सकते हो कि जो 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है वो एक्चुअली 1 टॉर के बराबर है। 1 एमएम ऑफ एच जी इज इक्वल टू 1 टॉर। 1 एमएम एच जी 1 टॉर के बराबर है, क्योंकि 760 एमएम एच जी 760 टॉर। टॉर एक और यूनिट है प्रेशर की। या फिर 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर, ये तो मैंने यहां लिख दिया था। 10 की पावर 5 पास्कल या 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10 की पावर 5 न्यूटन मतलब 1 लाख न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर पे फोर्स लग रहा है तुम्हारे सर पे। जो एयर है ना तुम्हारे सर के खोपड़ी के ऊपर, वो 1 लाख न्यूटन का फोर्स लगा रही है तुम्हारे खोपड़ी के 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर। हालांकि 1 मीटर का स्क्वायर बड़ा है, तुम्हारी खोपड़ी उतनी बड़ी नहीं है, बट अगर खोपड़ी 1 मीटर स्क्वायर की कर दी जाए तो 1 लाख न्यूटन का फोर्स लगेगा। दैट इज 1 एटीएम। 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब तुम इसलिए बोलते हो हाँ सर इसलिए शायद मेरा सर दुख रहा है। अबे सर इसलिए नहीं दुख रहा, वो फोर्स तो हमेशा लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स। वो फोर्स हमेशा लगेगा, एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर है वो हमेशा लगेगा बेटा। तुम वैक्यूम में जाओगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि वैक्यूम में कोई एयर नहीं है, लेकिन वैक्यूम में जाओगे तो तुम ही निपटे आओगे, क्योंकि ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, कुछ नहीं है वहां, कोई गैस नहीं है। तो इसलिए वैक्यूम में कैलकुलेट नहीं हो सकता। बट यस, वैक्यूम होता तो जीरो लगता, जीरो फोर्स लगता एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, जीरो प्रेशर लगता, क्योंकि कुछ नहीं है। लेकिन अभी लग रहा है 1 लाख न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर में। हालांकि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया बड़ा हो जाता है थोड़ा, खोपड़ी तुम्हारी बहुत छोटी है उसके कंपैरिजन में, लेकिन अगर 1 मीटर स्क्वायर की खोपड़ी हो गई तो 1 लाख न्यूटन का फोर्स लगेगा, विच इज 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10 की पावर 5 पास्कल, विच इज इक्वल टू 1 एटीएम। ये 1 एटीएम है। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी यूनिट्स देख ली भाई। अगर हम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर की बात करें, यूनिट्स ऑफ प्रेशर मेन ये है कि कितनी यूनिट्स अभी तक हमने देख ली। हमने सबसे पहले देखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी कह सकते हैं, जिसको हम पीए से डिनोट करते हैं। दूसरा हमने क्या देखा, हमने देखा एटीएम, एटमॉस्फेयर्स। तीसरा हमने क्या देखा, बार, BAR बार। चौथा हमने क्या देखा, अभी हमने चौथा देखा एमएम ऑफ एच जी, एमएम ऑफ एच जी। ठीक है, पांचवा हमने देखा टॉर, टॉर। छठा एक और मैं बता देता हूं, PSI। PSI क्या है, ये कहीं जिक्र नहीं किया था अभी तक। अगर कभी तुम 2 व्हीलर चलाते हो या 4 व्हीलर चलाते हो और तुम या तुम्हारे पापा बड़े भैया जो भी चलाते हो घर में ड्राइव करते हो, कभी देखना वो हवा भरवाते होंगे। पेट्रोल पंप के साइड में रहता है ना छोटा सा पंप जहां लिखा रहता है फ्री एयर, फ्री एयर देते हैं वो लोग। तो वो फ्री एयर में क्या रहता है, वो पूछते हैं आपसे कि कितना डालना है। कई बार अपने को पता नहीं होता, अपन कहते हैं देख लो आप, तो वो 32, 34, 35, 38 पर सेट कर देते हैं मीटर। और वो देखना उनका जो एक मीटर होता है उसमें 34, 38 पर वो बीप बज जाती है, तो वो निकाल देते हैं एयर उतनी हो गई। बता सकते हो 34, 38, 40, 35 क्या है, वो क्या है। एटीएम नहीं है, बार नहीं है, एमएम ऑफ एच जी बिल्कुल नहीं है। तो वो क्या है 34, 38 क्या है। उनके मीटर पे बहुत पास जाकर देखना, सेंटर पे एक चीज लिखी होगी विच इज PSI। दिस इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ प्रेशर एंड हियर PSI स्टैंड्स फॉर पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच। दिस इज पाउंड विच इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, और इंच इंटू इंच एरिया की यूनिट हो गई। मतलब आपने इस बार लेंथ को इंच में नाप लिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं करा, न्यूटन की जगह तुमने पाउंड कर लिया फोर्स को नापने के लिए, और मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर करके जो आया था, इस बार तुमने इंच स्क्वायर कर लिया, इंच इंटू इंच करके। तो इसको इसलिए बोलते हो पाउंड पर स्क्वायर इंच, पर स्क्वायर इंच। तो ये पाउंड पर स्क्वायर इंच हो गया। इसी को तुम कह रहे हो P पाउंड,
स्क्वायर एस इंच आई, तो दिस स्टैंड्स फॉर पीएसआई। ये हो गया तुम्हारा पीएसआई, तो दिस इज पीएसआई, ये पीएसआई का फुल फॉर्म है। तो तुम अगर हवा भरवा रहे हो अपनी गाड़ी में 32 की, तो वो 32 पीएसआई है, मतलब तुम्हारे टायर के हर इंच स्क्वायर पे 32 पाउंड का फोर्स लग रहा है। फोर्स की एक और यूनिट होती है पाउंड, ठीक है ना, ब्रिटिश में ये यूज ज्यादा होती है। बट अगर आप 38 पीएसआई की हवा भरवा रहे हो अपनी गाड़ी के टायर में, तो मतलब हर इंच स्क्वायर गाड़ी के टायर पर 38 पाउंड का फोर्स लग रहा है। तो दिस इज अनदर यूनिट पीएसआई। मैंने तुमको 6 यूनिट्स बता दी, पीएसआई इनमें से कम यूज होती है, बाकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एटीएम में ज्यादा कहानी चलती है, और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस एमएम ऑफ एचजी में भी आएंगे। टॉर वाले क्वेश्चंस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर इंजीनियरिंग एग्जाम्स, मतलब इंजीनियरिंग में अगर तुम जाओगे तो इंजीनियरिंग में जो एग्जाम्स दोगे, इंजीनियरिंग बीई या बीटेक के टाइम पर, वहां पर तुम्हें ज्यादातर टॉर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रेशर की बात। फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि प्रेशर भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर था मैटर का, जिसको हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया। ये कन्वर्जन पार्ट है, इस कन्वर्जन पार्ट का भी फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर इसको अपन और आगे देखेंगे, ठीक है। ये मैंने सारी यूनिट्स लिख दी है प्रेशर की, तो ये सारी यूनिट्स हो गई प्रेशर की। क्लियर हो गया बच्चों? तो फाइनली वी आर डन विद दिस वीडियो, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज मोटी मोटी डिस्कस कर ली है जो किसी सब्सटेंस को लेकर आ सकती है। तो अब अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और कोई सब्सटेंस को लेकर कोई फलानी प्रॉपर्टी दी जाएगी, मेजरेबल प्रॉपर्टी, तो वो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब आपको उसका पता होना चाहिए, अच्छा ये दे दिया है ना, हाँ तो मुझे ये निकालना है, और उसकी यूनिट भी पता होनी चाहिए, एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। इसमें एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल है, ये मैं बता दूं, ये एसआई यूनिट है प्रेशर में। तो आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर कहीं पे भी दिया जाए, क्योंकि सारे फॉर्मूले जो हैं प्रेशर रिलेटेड वो सब ये मानकर दिए गए हैं कि प्रेशर को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखोगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये बात याद रखनी है कि सारी यूनिट्स, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे डेंसिटी हो, चाहे मास हो, इन सब की यूनिट्स को आपको एसआई यूनिट में ही कन्वर्ट करना होगा, तभी आप आंसर दे सकते हो। और एसआई यूनिट सबकी हम लोगों ने देख ली है, सबकी हम लोगों ने जान ली है। क्लियर हो गया? बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। उम्मीद करते तुम्हारी शिकायतें अब खत्म हो गई होंगी 11th केमिस्ट्री की शुरुआत को लेकर, क्योंकि शुरू कर चुके, दूसरा लेक्चर भी आ चुका है, तीसरा लेक्चर भी तैयार है, इसके बाद मिलेगा तीसरा लेक्चर, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि डेफिनेट सक्सेस पाठशाला भाई कभी साथ नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। तो जितना हो सके इस चैनल को शेयर करें, चैनल का लिंक अपने दोस्तों तक शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टा, एफबी, जहां तुमको लगे वहां शेयर कर दो। जितने दोस्त यार हैं तुम्हारे उन सबके साथ शेयर कर दो, और उनको बोलो वो भी आगे शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज नीचे जाकर कमेंट जरूर करना, क्योंकि कई लोग सोचते हैं सर क्या कमेंट करेंगे आप, पढ़ोगे नहीं, पढ़ते हो तो रिप्लाई नहीं करोगे। भाई मैं रिप्लाई भले ना करूं, लेकिन मैं पढ़ता जरूर हूं, और मैं उसको आकर फिर यहाँ पर तुम्हारे को डायरेक्ट लाइव डाउट सॉल्व करवा दूंगा, मतलब डायरेक्ट रिकॉर्डेड फॉर्म में वो डाउट बता दूंगा वर्बली बोल के। तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है रादर देन मेरे रिप्लाई का वेट करने से। वो रिप्लाई मैं तुमको यहाँ दे दूंगा वीडियो के थ्रू, वो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए कमेंट ज़रूर करके बताएं क्या अच्छा लगा वीडियो में, क्या बुरा लगा वीडियो में, वो भी बताएं। और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए तो ये नोट्स भी बिल्कुल अवेलेबल है आपके लिए, उसके लिए बस थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही टेलीग्राम लिंक के चैनल को ज्वाइन करोगे, टेलीग्राम चैनल पर ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।